हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। इस लेक्चर में हम लोग लॉ पेपर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये आने वाली पीसीएसजे परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है, ये मिक्स क्वेश्चन लिए गए हैं, मतलब सभी सिलेबस का सभी पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में संविधान का जो अनुच्छेद 50 है, इसके अंतर्गत लोक सेवाओं में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने के लिए कौन कदम उठाएगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, राज्य के द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने के लिए कदम उठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब राज्य संवैधानिक मूल्यों को छोड़कर भटकने लगे तो मूल कर्तव्यों को उपकरण बनाकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए? ये दोस्तों किया गया था एम्स स्टूडेंट यूनियन बनाम एम्स के वाद में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन गण के द्वारा किया जाता है, इनमें कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही है, संसद के दोनों सदनों के एवं राज्य विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य होते। अगला है, निम्नलिखित में से किस पद के लिए गोपनीयता की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है? तो इनमें से कौन सा पद है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को गोपनीयता के शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून के द्वारा क्या कर सकती है? इनमें तो देखिए, नए राज्यों को गठन कर सकती है, राज्यों की क्षेत्रफल में परिवर्तन भी कर सकती है, और जो विद्यमान राज्य हैं उनकी सीमाओं नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करता है। इसमें आप बताइएगा, तदर्थ न्यायाधीशों को किस अनुच्छेद में बताया गया है कि नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला है, संसद की पुष्टि बगैर वित्तीय आपात की घोषणा अधिकतम कितने समय तक के लिए प्रभावी रह सकती है? यह आपको बताना है कि संसद की पुष्टि ना हो और वित्तीय आपात की घोषणा हो तो कितने समय तक वो प्रभावी रहेगी? तो इसका सही आंसर है 2 माह तक रहती है। अगला है, IR कोहलो बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में ये वाद किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, ये संविधान की नवीं अनुसूची की विधियों के न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन से संबंधित है? तो अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कौन है? यह है अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस संविधान को भारत का संविधान कह सकते हैं? इस संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, ये किस में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा, ये कहा गया है अनुच्छेद 393 में। अगला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम। अब यहाँ चेंज हुए हैं थोड़े, संपत्ति अंतरण से कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे। क्वेश्चन पूछा है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 ये कब लागू हुआ था? तो ये आपको है कब लागू हुआ है? तो ये लागू हुआ है 1 जुलाई 1882 को। अगला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया है? संपत्ति का परिभाषित किस धारा में किया गया है? तो ये इनमें से किसी में नहीं। आप सभी लोग बताइएगा, संपत्ति को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अगला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन अनुप्रमाणित शब्दावली से अभिप्रेत है। अनुप्रमाणित जो शब्दावली है, इससे क्या अभिप्रेत है? इससे आप क्या आशय लगाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, केवल 2 साक्षियों के द्वारा अनुप्रमाणित। निम्न किस वाद में आप निर्धारित किया गया कि विभाजन संपत्ति का अंतरण नहीं है? विभाजन जो होता है संपत्ति का अंतरण नहीं होता है, यह कहा गया था VN सरीन बनाम अजीत कुमार के मामले में। अगला बोला है, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 6 कितने अपवादों का उल्लेख करती है?
इस धारा 6 में कितने अपवादों का उल्लेख है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 10 अपवादों का उल्लेख है। अगला पूछ रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 12 ये कहां पर लागू नहीं होगी। यहाँ पर कहां पर लागू नहीं होती है 12, किस कंडीशन में लागू नहीं होती है पूछ रहा है। तो ये नहीं लागू होती है, अंतरण पट्टे द्वारा अगर हुआ होता है तो वहां ये लागू नहीं होती। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय द्वारा अंतरण की अंतर्वस्तु हो सकती है। विक्रय द्वारा जो अंतरण की अंतर्वस्तु क्या हो सकती है, तो मात्र स्थावर संपत्ति हो सकती है। अगला है संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्रेता विक्रेता के अधिकारों को दिया गया है। क्रेता विक्रेता के अधिकारों को कहां पे बताया गया है ये आपको बताना है। तो क्रेता विक्रेता के अधिकारों को बताया गया है धारा 55 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रमबंधक के सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के निम्नलिखित में से किस धारा में दिया गया है। जो क्रमबंधन का सिद्धांत है ये किस धारा में दिया गया है ये आपको बताना है। तो ये दिया गया है दोस्तों धारा 56 और धारा 81 में। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58A या 58 का परिभाषित करती है। 58 का किसको परिभाषित करती है, तो यह परिभाषित करती है बंधक, बंधककर्ता, बंधक धन और बंधक विलेख को। एक बंधक सदैव बंधक ही रहे है, इसका अभिप्राय क्या है। एक बंधक सदैव बंधक ही है, इसका क्या अभिप्राय है ये आपको बताना है। तो इसका अभिप्राय है बंधक सदैव मोचनीय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम सन 2002 में संशोधन किया गया था। किस धारा में संशोधन किया गया था 2002 में संपत्ति अंतरण अधिनियम के, तो यह किया गया था दोस्तों धारा 106 में। निम्नलिखित में से कौन सा पट्टे के पर्यावसन का आधार नहीं है। पट्टे के पर्यावसन का आधार इनमें से कौन सा नहीं है यह आपको बताना है। तो पट्टेदार की मृत्यु। दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम सूचना की किस धारा में दी गई है यह आपको बताना है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है यह आपको बताना है। तो ये दी गई है धारा 122 में। साक्ष्य विधि में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। इनमें से कौन सा शामिल है यह आपको बताना है। तो देखिए इसमें शामिल है साक्ष्य के विधिक नियम, तर्क का नियम और विवेक के साधारण नियम इसमें शामिल नहीं होते। अगला है साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को किस तिथि में शामिल किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को जो शामिल किया गया है यह आपको बताना है किस तिथि में किया गया है। तो ये दोस्तों किया गया है 17 अक्टूबर 2000 में। वे तथ्य जो दूसरे तथ्य से इस तरह जुड़े होते हैं कि उसी तथ्य का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तथ्य कहा जाएगा यदि वे, अब आपको कंडीशन बतानी है यदि किस सिचुएशन में होंगे। तो ये है यदि वे उसी समय घटित हुए हों तो। R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि एक प्रासंगिक बातचीत का समकालीन टेप रिकॉर्डर भी प्रासंगिक तथ्य है। ये किस में किया गया था, ये किस उसमें आता है। तो ये आता है रेस जेस्टे में। आप सभी लोग बताएंगे रेस जेस्टे किस सेक्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है। इनमें से धारा 7 किसको सम्मिलित नहीं करती है ये आपको बताना है। तो ये प्रयोजन को सम्मिलित नहीं करती है, अवसर कारण और प्रभाव को करती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न यह है कि क्या का को लूटा गया है। यह तथ्य कि उसने किसी शिकायत को किए बिना लिया गया कहा गया, उसे लूट कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। अगर उसने शिकायत नहीं की है और लूट हुई है, ये आपको बताना है कि ये सुसंगत तथ्य किस धारा में होगा, ये आपको बताना है। तो ये सही होगा डी में साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 और धारा 157 के अंतर्गत अगर ये इसके जो कथन होगा ये अगर होगा तो ये सुसंगत होगा। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है वे वर्णित हैं। जो न्यायिक अपेक्षा होती है ये किसमें वर्णित हैं, तो ये वर्णित हैं धारा 57 में। मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया भी है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी विषय के बारे में समाचार पत्र रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य है।
जो समाचार पत्र रिपोर्ट होती है ये किस प्रकार का, तो ये अनुश्रुत साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? जो द्वितीयक साक्ष्य है इसकी ग्राह्यता का प्रावधान कौन सी धारा करती है आपको बताना है। तो ये करती है दोस्तों धारा 65। द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य होते हैं, इसका बारे में धारा 65 बताती है। अब ये सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा द्वितीयक साक्ष्य किस में दिया हुआ है, किस धारा में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा सबूत के भार बदलने से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा सबूत का भार जो बदलने से संबंधित धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की नहीं है, यह आपको बताना है। तो ये है धारा 101। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 निम्नलिखित में से किस पर लागू होना आशायित है? धारा 105 जो है किस पे लागू होती है, ये आपको बताना है। तो धारा 105 जो है ये दांडिक विचारण में लागू होती है। लेखबद्ध विषयों के बारे में मौखिक साक्ष्य साक्ष्यों की परीक्षा के दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा के अनुसार किया जा सकेगा, ये आपको बताना है। तो जो ये है ये किया जा सकेगा डी 144 के अनुसार। अगला है दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में संशोधन किया गया है? दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार भारतीय साक्ष्य जो अधिनियम है इसकी किस धारा में संशोधन किया गया है? तो ये किया गया है धारा 154 में। 2002 में पारित संशोधन कानून द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान में से किस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है? जो 2002 में संशोधन पारित हुआ था उसके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कौन सा प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा धारा 155 का सब क्लॉज 4। दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह संबंधी अपराध भारतीय दंड संहिता की किस अध्याय में प्रावधानित हैं? जो दस्तावेज और संपत्ति चिन्ह इससे संबंधित अपराध हैं ये किस धारा में प्रावधानित हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा अध्याय 18। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अध्याय 8। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अध्याय 8 कहां से कहां धारा तक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इनमें आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है वो किस सेक्शन में आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कूटकरण धारा 28। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निरसित नहीं है? इनमें से कौन सी धारा निरसित नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से धारा 60 को निरसित नहीं किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124A का उल्लेख 3 स्पष्टीकरणों को कब जोड़ा गया है? जो इसका उल्लेख है इसमें जो 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं वो उनको कब जोड़ा गया है ये आपको बताना है। तो इनको जोड़ा गया है 1898। सभी लोग ये बताइएगा कि धारा 124A कब जोड़ी गई थी भारतीय दंड संहिता में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो षड्यंत्र में प्रधान एवं सहायक का अंतर नहीं होता है, दोनों एक ही कैटेगरी में लिए जाते हैं, एक ही तरीके से उनको देखा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 166A तथा 166B यानी का खा किस वर्ष अंतः स्थापित की गई थी? जो ए बी हैं ये किस वर्ष अंतः स्थापित किए गए थे ये आपको बताना है। तो ये किए गए थे वर्ष 2013 में। रिश्वत के लिए दंड भारतीय दंड संहिता में वर्णित है, किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? तो ये वर्णित है 171E में। दवाओं में मिलावट भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? जो दवाओं में मिलावट है ये किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये है धारा 274 के अंतर्गत दंडनीय। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में डकैतों को संश्रय देने के लिए यानी उनको छुपाने के लिए उनको आश्रय देने के लिए लुटेरों या सस्ती का प्रावधान किया गया है? लुटेरों का दंड का प्रावधान किया गया है, यह आपको बताना है। तो ये किया गया है धारा 216A में। तो ये हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे
मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।